हेलो फ्रेंड्स, झारखंड बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे सभी क्लास 10th विद्यार्थियों का इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत है। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस बर्मा गैस पर आधारित है, जिसमें कुल 5 मॉडल सेट दिए गए हैं। आज हम मॉडल सेट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने मॉडल सेट 1 करा रखा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में खास क्या है, इस वीडियो में खास ये आपको देखने को मिलेगा कि आंसर को डिस्कस करने के साथ साथ बाकी विकल्पों को भी डिस्कस किया जाएगा, ताकि किसी तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस मॉडल का पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल है, सिंपल सा सवाल है। पूछा जा रहा है आपसे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये वही समतल दर्पण है जो सभी के घरों में देखने को मिलता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये बात हो रहा है यहाँ पे समतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, बराबर होता है, आभासी होता है या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा भी होता है, सीधा है तो आभासी भी होगा और ये बराबर भी होता है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अर्थात बराबर कहने का मतलब क्या है? बराबर कहने का मतलब है कि जितने भी हाइट है, प्रतिबिंब में भी उतना ही हाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जिससे मान लेते हैं कि दर्पण के सामने हमने 5 सेंटीमीटर का कोई वस्तु रखा है, तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक है, और वो सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण का पीछे का मतलब है आभासी बनेगा। याद रखिएगा, अगर किसी का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वो वास्तविक होता है, और दर्पण के पीछे बनता है तो वो आभासी होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण आभासी बनाते हैं, जबकि अवतल दर्पण आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक जिसे अपर्चर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है। विकल्प नंबर सी सही होगा। द्वारक दर्पण का वह भाग होता है जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं। फोकस दूरी क्या है? तो ये दूरी नहीं होती, ये दूरी होता है। फोकस दूरी है, चौड़ाई नहीं है। और मुख्य अक्ष क्या होता है? ये काल्पनिक रेखा होता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। देख रहे हैं, ये वाला जो चौड़ाई है यहाँ से ए से लेकर के बी तक, ये जो दिख रहा है ना, यही द्वारक है, जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं या फिर यहाँ से आपतित इस पर होती हैं। ठीक है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ए से लेकर बी तक, ये क्या है? यही है अपर्चर, या फिर कह सकते हैं कि द्वारक है। ठीक है, इसके बाद आप कहें तो ये वाला दर्पण का, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। और ये वाला कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। यहाँ से देखेंगे तो ये वाला है, ये इस एरिया को कहा जाता है ध्रुव। इस उत्तल दर्पण का ये हो गया आपका ध्रुव। ठीक है, जबकि ये क्या है? ये इसका केंद्र है, वक्रता केंद्र जिसे आप कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के आधी दूरी के ऊपर क्या होता है? फोकस होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फोकस क्या होता है, तो आप सिंपल सा r/2 कहेंगे। अर्थात रेडियस को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको फोकस मिलता है। तो ये फोकस का सूत्र भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद एक देखेंगे मुख्य अक्ष क्या है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, जो कि केंद्र और ध्रुव से होकर के जाती है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से फोकस क्लियर हो गया होगा। ये फोकस है जो कि केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होता है, यानी कि आधी दूरी पर होती है। ठीक है, और ये वाला क्या है? आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर मुख्य अक्ष है। द्वारक आपका ए से लेकर बी तक जो दूरी दिख रहा है, जो चौड़ाई है, इसी को द्वारक कहते हैं या फिर अपर्चर कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण में देखेंगे कि धंसा होता है, ठीक है, अंदर की तरफ, जबकि उत्तल दर्पण ये उठा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, शून्य होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। देखिए, शून्य तो होगा नहीं, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आइए देखते हैं। आप पहले तो ये याद रखिए कि अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है दर्पण के सामने होता है। ठीक है, और सामने की दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है,
यहाँ भी देख सकते हैं ये क्या है, अवतल दर्पण है, और इसका जो फोकस होता है ये इसके सामने कहीं होता है इस तरीके से, ठीक है, कहीं मीट करता है, तार्थी दर्पण के सामने मीट कहीं पे करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सामने है, और सामने होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो ऋणात्मक होगा। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है कहाँ पे होता है, दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे कहीं होता है, ठीक है। दर्पण के पीछे मतलब इसका साइन क्या होगा, प्लस में होगा, अर्थात ये धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक। चलिए आगे है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। देखिए विकल्पों में से ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, U/V, ठीक है। U/V होता है अवतल लेंस का। अवतल लेंस के हैं या उत्तल लेंस के हैं, सिंपल सा आप याद रखिए कि लेंस का जो सूत्र होता है, आवर्धन सूत्र होता है, वो क्या होता है, V/U होता है। जबकि दर्पण का पूछे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इसका होता है -V/U, ठीक है। तो सिंपल से याद रखिएगा, लेंस पूछा जाए तो V/U, और अगर यदि आपसे पूछा जाए दर्पण तो -V/U, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, पिछला मॉडल सेट 1 करवाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइरिस, ठीक है। विकल्प नंबर बी सही होगा। और ये क्या करता है, आइरिस का काम क्या है, ये तो रंगीन का, ये तो आंख का रंगीन भाग है ही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये पुतली को नियंत्रित करता है, ठीक है। रेटिना क्या है, रेटिना, रेटिना ये यहाँ पे देखेंगे तो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर या फिर दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया ये स्वच्छ मंडल कह सकते हैं या पारदर्शी बाह्य परत है, और कॉर्निया ही को ही नेत्रदान किया जाता है, ठीक है। पुतली क्या है, पुतली ये काला कलर का होता है, ठीक है, और यहीं से प्रकाश का प्रवेश होता है, ठीक है। प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली करता है। पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस करता है। आंखों का रंग प्रदान कौन करता है, तो आइरिस करता है। प्रकाश का प्रतिबिंब, ये सॉरी इमेज कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। बताना है, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, नेत्र गोलक जब लंबा होता है तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, ठीक है, और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, और पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। वहीं बात करें दूर दृष्टि दोष में, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। और ये जरा दृष्टि दोष कब होता है, जरा दृष्टि दोष कब होता है, तो याद रखिएगा ये उम्र बढ़ने के साथ साथ ये आपको जरा दृष्टि दोष देखने को मिलता है, जिसमें दोनों देखने को मिलता है, दोनों भी लक्षण देखने को मिलेगा, अर्थात निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी, ठीक है। चलिए आगे है, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। बताना है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। यहाँ पे दो तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है और किसका कम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, तो विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। किसका, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो लाल का होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन कम होता है, तो लाल जवाब दीजिएगा। सवाल पूछा जाए कि प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, तो बैगनी होगा, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का, ठीक है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये ट्रिक याद रखिएगा, विविग्योर, विविग्योर। आर्य भाषण में V4 वायलेट अर्थात बैगनी, इसका अधिक विचलन होता है, अधिक विचलन। और रेड मतलब लाल, लाल का जो होता है विचलन ये कम होता है, कम विचलन, ठीक है।
तो देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। तो अधिकतम पूछे तो वायलेट अर्थात बैगनी कलर का, कम विचलन पूछे तो रेड कलर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विद्युत आवेश का अस्थायी मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का अस्थायी मात्रक क्या है। वोल्ट है, ओम है, कूलाम है या फिर एम्पियर है। तो याद रखिएगा विद्युत आवेश का अस्थायी मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, बाकी विकल्प को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम तो होगा। वोल्ट किसका है, याद रखिए वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का, विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, ओम किसका होता है, ओम होता है प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर याद रखिएगा धारा का होता है, विद्युत धारा का, जबकि कूलाम तो मैंने बता दिया ये विद्युत आवेश का होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा सिंपल से एक लॉजिक के साथ, धारा क्या है, तो धारा एक बहाव है। धारा क्या है, एक बहाव है। जबकि आवेश क्या है, इसका एक मात्रा है। विभवांतर क्या है, एक धक्का है। प्रतिरोध क्या है, रुकावट है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कूलाम के बारे में, कूलाम के बारे में कह सकते हैं कि बिजली कितनी है। कूलाम क्या है, बिजली कितनी है। एम्पियर क्या कहता है, तो ये एम्पियर मतलब हुआ बिजली कितनी तेज़ी से बह रही है। ठीक है, वोल्ट क्या है, तो वोल्ट कहता है बिजली को कितना धक्का मिल रहा है। जबकि ओम क्या है, रास्ते में कितनी रुकावट है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विभवांतर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। जबकि विद्युत धारा को कौन सा यंत्र मापता है, एमीटर। ठीक है, याद रखिएगा विभवांतर पूछे वोल्ट मीटर, धारा पूछे तो एमीटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा वोल्ट मीटर परिपथ में कैसे लगाया जाता है, तो समानांतर क्रम में लगाया जाता है, जबकि एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। बात करें थोड़ा सा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बारे में, ये क्या है, तो सिंपल से याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर जो है ना, ये धारा की दिशा को मापता है। ठीक है, धारा की दिशा को मापता है और ये बहुत कम धारा को ही माप सकता है। चलिए अगला सवाल है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है ये बताना है। तो याद रखिएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। विकल्प नंबर डी सही होगा। आप चाहें तो इसका खुद से भी निकाल सकते हैं। एक बस याद रखना होगा कि एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट आवर। अब आगे देखेंगे तो 1000 वाट इंटू आवर को अगर चेंज करते हैं सेकेंड में, तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पर कितना जीरो जाएगा, 5 जीरो। ठीक है, वाट सेकेंड। अब इसे अगर मानक रूप में लिखते हैं, तो मानक रूप में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ देखने को मिलेगा वाट सेकेंड। अर्थात वाट सेकेंड जहाँ देखने को मिले मतलब है कि ये जूल में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो कह सकते हैं कि एक यूनिट में 1 किलोवाट होता है, या फिर 1 किलोवाट में या एक यूनिट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो याद रखिएगा लघु पतन अर्थात शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि धारा का मान जो होता है वहाँ पे बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि प्रतिरोध जो होता है बिल्कुल शून्य हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं समीकरण। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो बताना ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक पदार्थ जब दो पदार्थों में टूट जाता है तो उसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। विकल्प नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
बाकी विकल्प में अब देखेंगे तो दे रखा है संयोजन। संयोजन क्या होता है? यहाँ पे दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं, अर्थात जैसे हाइड्रोजन एक पदार्थ हो गया, दूसरा ले लेते हैं ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो बनाता है सिंगल प्रोडक्ट अर्थात H2O। तो ये क्या है? ये संयोजन अभिक्रिया है। बात करें प्रतिस्थापन के बारे में तो इसमें एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे को हटा देता है। जैसे अब देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे जिंक हो गया, जिंक को रिएक्शन करवाइए कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये क्या करेगा? ये जिंक जो है ना, ये कॉपर को हटा देगा और बना लेगा जिंक सल्फेट, साथ ही साथ कॉपर अलग हो जाएगा। ये किसका उदाहरण है? ये प्रतिस्थापन का है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक देखते हैं विस्थापन क्या है। विस्थापन में कहता है कि इसमें दो यौगिक आपस में आयन को बदलते हैं। जैसे अगर आप लेते हैं सोडियम सल्फेट और एक लीजिए बेरियम क्लोराइड, इसको जब रिएक्शन करवाएंगे ना तो आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट, साथ ही साथ मिलेगा सोडियम। ठीक है, ये संतुलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, संतुलित करना होगा। हम यहाँ पे संतुलित नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से, हो क्या रहा है यहाँ पे? तो यहाँ देखिए कि बेरियम जो है सल्फेट के साथ आ रहा है, अर्थात ये बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ चला गया, जबकि ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ एडजस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है क्लोरीन। आई बात समझ में? तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है विस्थापन का। किसका उदाहरण है? विस्थापन का, जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कोई छूटा नहीं ना? अच्छा, यहाँ पे तो छूट गया 13-14 नंबर। चलिए देख लेते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना उदाहरण है किसका है? संक्षारण का, विकृति गंधिता का, उपचायक का या फिर अपचायक का? तो याद रखिएगा, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना ये संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है, याद रखिएगा। यहाँ पे विकृति गंधिता के बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा, ये क्या है? तो इसको सिंपल से याद रख सकते हैं कि तेल या घी का खराब होकर बदबूदार हो जाना, है ना। जैसे कि बासी चिप्स से बदबू आना, पुराना तेल खुला रखे हुए जो घी होता है उसका बदबूदार देखो हो जाता है। ये क्या है? ये विकृति गंधिता है। ठीक है, बाकी उपचायक और अपचायक में ध्यान रखिएगा, उपचयन और अपचयन का ये उल्टा है, ध्यान रखिएगा। उपचयन अलग चीज़ है और उपचायक और उपचायक अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। उपचायक में याद रखिएगा, यहाँ पे उपचायक में होता क्या है? ऑक्सीकरण ये कराने वाला होता है। उपचायक जो होता है ना, ऑक्सीकरण कराने वाला होता है, जैसे कि O2। अपचायक क्या होता है? अपचयन कराने वाला, जैसे कि H2। ठीक है, तो अब जो उपचयन पर है और अपचयन पर है दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो उपचायक और अपचायक में क्या याद रखना है? उपचायक का मतलब होता है ऑक्सीकरण कराने वाला, जैसे O2, और अपचायक मतलब अपचयन कराने वाला, जैसे कि H2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? सवाल है, जल के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल टूटकर दो गैसों में बदल जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और ये भी पता होगा कि परिपथ में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कैथोड और एनोड, पता है ना। तो यहाँ से याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि कैथोड पर अपचयन होता है, अर्थात यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जबकि अगर एनोड पूछता तो जवाब होता ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है नेगेटिव, जबकि एनोड होता है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन, जबकि कैथोड पर H2 गैस रिलीज होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो ट्रिक था ना हमारा, क्या था? छलनी। और एक था अनिल। ये दोनों को याद रखिएगा तो आसानी से आंसर आप दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ट्रिक ये है कि जो क्षार होता है ये लाल को नीला कर देता है। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है?
लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो ये जो क्षार वाला होगा ना, वो लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे अनिल, अनिल में क्या याद रखना है कि अम्ल जो होगा ना वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अनिल का मतलब क्या है, अम्ल जो है नीले को लाल कर देगा, जबकि क्षार जो है वो लाल को नीला कर देता है। चलिए आगे है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है? OH माइनस आयन या फिर H प्लस आयन या फिर H3O आयन, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो वह हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर क्षार के जलीय विलयन में घोला जाता है तो वहाँ पे OH आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए मतलब सिंपल सा OH माइनस आयन क्या देता है, ये क्षार देता है। चलिए आगे है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर सोडियम कार्बोनेट। सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात विकल्प नंबर बी सही होगा। ये बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसे जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा आपको। ठीक है, जिसे ही क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। NaCl क्या है, ये तो साधारण नमक है, जबकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये क्या है आपका, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, अर्थात आप आपसे जब पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ये आपका वॉशिंग सोडा का सूत्र है, वॉशिंग सोडा। चलिए आगे है, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो याद रखना है सोना, सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। ठीक है, धातु को पतले तार में खींचने की जो क्षमता होती है उसी को तन्यता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1 ग्राम सोने से कई किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, सोना। आगे है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है अमलगम। क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पित्तल किसका मिश्र धातु है, तो ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा किसका है, तो ये कॉपर का और टीन का है। किसका है, टीन का है। इसका रासायनिक सूत्र SN होता है। जबकि सोल्डर, सोल्डर किसका होता है, तो टीन टीन और लेड का होता है, अर्थात सीसा और यहाँ पे आपका टीन हो जाएगा। इसका मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। चलिए आगे है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है, 6 होता है। अब इसे अगर विन्यास करेंगे तो पहला सेल में 2 और उसके बाद फिर 4, तो इसका जो संयोजकता होती है वो 4 की होती है, अर्थात सी विकल्प सही होगा। आगे है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? H2O2, N2 या फिर CO2। तो याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन को, ठीक है ना, किसको, हाइड्रोजन को एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा गैस बनता है, O2 गैस बनता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, एथेनॉल सोडियम से जब अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनता है, O2 गैस बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। एथेनॉल का क्या होता है, C2H5OH, ये किसका सूत्र है, एथेनॉल का। जब इसे आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा C2H5ONa+H2। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे है, विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, किस पर, कवक पर या फिर शैवाल पर या हरे सपोषी पौधे पर या मिट्टी पर।
विषम पोषी जीव कौन होते हैं? जैसे मनुष्य, जानवर, ये सब क्या होते हैं? विषम पोषी जीव होते हैं। अपना भोजन खुद नहीं बनाते ये सभी, वे सीधे या परोक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कवक सवाल ये क्या है? कवक सवाल खुद भी स्वपोषी हो सकते हैं या फिर विषम पोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, जबकि मिट्टी भोजन का कोई स्रोत तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पितरस, पितरस का स्राव कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा, पितरस का स्राव होता है लीवर से, अर्थात यकृत से होता है। विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, पितरस जो होता है ना, ये यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। पितरस का काम क्या है? वसा का पाचन करना और अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना। ठीक है, जबकि अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। ठीक है, और छोटी आंत जिसे ग्रहणी भी कहते हैं, यहाँ पे रस बनाती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई रस नहीं बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखिएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन सा? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, बाकी याद रखिएगा, मछली में 2 होते हैं। मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं, जबकि उभयचर जितने भी प्राणी होते हैं लगभग में 3 देखने को मिलते हैं। ठीक है, खास करके मेढक, अब जान रहे हैं ना, मेढक, मेढक में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। उभयचर प्राणी में वैसे देखेंगे तो 3 कोष्ठ ही होते हैं, और वैसे 8 शायद किसी में आई थिंक नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर हाइपोथैलेमस? तो याद रखिएगा, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम, अर्थात विकल्प नंबर ए सही होगा। ये भी याद रखिएगा कि ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये नियंत्रित क्या क्या करता है? तो याद रखिएगा, सेरिब्रम बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। वहीं बात करें सेरिबेलम के बारे में, तो ये संतुलन और शरीर की चाल से संबंधित है, जबकि स्पाइनल जो कॉर्ड होता है ना, ये संदेशों को आदान प्रदान करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये संदेशों को आदान प्रदान करता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो है ये तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो है ये आपका तापमान, भूख, प्यास नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए आगे है, घेंघा रोग पनपता है? घेंघा रोग पनपता है चीनी की कमी से, मोटापा से, रक्त की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से? तो घेंघा रोग आप देखेंगे तो ये आयोडीन की कमी से पनपता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से ही, ध्यान रखिएगा, आयोडीन जो है ना, ये थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन का कम बनना होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, इसे ही घेंघा रोग कहते हैं या फिर ग्वाइटर कहते हैं। बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में, तो ये चीनी की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। जबकि यहाँ पे देखेंगे रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। मोटापा वैसे एक अलग समस्या ही है, वैसे बात करें रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, याद रखिएगा। आगे है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली से लेकर गर्भाशय तक कहीं भी, या फिर योनि में? तो याद रखिएगा, मानव मादा में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन नली में होता है। ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा, ध्यान रखिएगा। गर्भाशय के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, वहीं अंडाशय में अंडाणु बनता है, जबकि योनि कह सकते हैं कि ये शुक्राणु का प्रवेश द्वार होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जलन होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में? तो याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ये ईस्ट में होता है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, ईस्ट में छोटी सी कली निकलती है, वही नया ईस्ट बनती है, इसी को ही मुकुलन कहते हैं। जबकि बात करें यहाँ पे अमीबा में क्या होता है? यहाँ पे द्विखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। प्लाज्मोडियम में हमने बताया था कि ये इसमें बहुखंडन होता है या फिर मल्टीपल फ्यूजन होता है। जबकि लेशमानिया में द्विखंडन या फिर द्विखंडन ही कह सकते हैं, लंबवत तरीके से होता है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। चलिए आगे है
किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। सवाल है, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, या दोनों का। तो याद रखिएगा, दोनों का प्रभाव पड़ता है। संतान का आधा डीएनए पिता से मिलता है और आधा डीएनए माता से मिलता है। अर्थात यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल इस सेट का। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर अपघटक। तो याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। ठीक है, अर्थात प्लांट को खाने वाले को क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, और उन्हें ही प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। मांसाहारी जो होते हैं ये द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता हो सकते हैं। वहीं बात करें सर्वाहारी, ये दोनों खाते हैं। और अपघटक क्या होते हैं, तो अपघटक मृत पदार्थ को सड़ाते हैं या फिर नष्ट करते हैं या फिर मिट्टी में उसको मिला देते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगस वगैरह। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 30 MCQ। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।